हेलो, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन हमने कल छोड़ दिए थे पीछे, उनको आज कर लेते हैं सॉल्व। कल अपनी पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में क्या बचा था? कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 था, वो बच गया था। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा समीकरण बनाने की दिक्कत है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, द्विघात समीकरण के निर्माण करने थे, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये एग्जाम की दृष्टि से ये उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको एक बार देखना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 है अपना। इसके बाद नई प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की साल है वो 480 किलोमीटर है कि समान साल से तय करती है। ये बता रहा है एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान साल से तय करती है यदि इसके साल में हम क्या कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। इसके साल हम यदि 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम करते हैं तो वह उसकी दूरी को तय करने में, तो वही दूरी कितनी, दूरी अपने पास में वही है 480 किलोमीटर दूरी, वही है, दूरी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन वो क्या करती है, वो समय में बदलाव हो जाता है। कितना? वह 3 घंटे क्या कर लेती है, अधिक लेती है। पहले से 3 घंटे क्या कर रही है, अधिक ले रही है। तो हमें क्या करना, हमें रेलगाड़ी की साल ज्ञात करनी है। क्या वो रेलगाड़ी थी, वो कितनी स्पीड से, उसकी क्या साल थी, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें पहले द्विघात समीकरण बनाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है वो कथन के रूप में है। कथन को हम समीकरण, गणितीय रूप में बदलना है, तो हमारा नाम है गणितीय रूप में बदलिए। तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो आइए चलते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि इसने ये बता रहा है दूरी तो दे रखी है, साल हमें दी रही हुई है, समय फिर भी दे रखा है। तो ये साल हमने माना कि रेलगाड़ी की साल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी वो रेलगाड़ी है जो 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करती है, x किलोमीटर, यानी 1 घंटे के अंदर वो x किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अपने पास में साल बराबर क्या होता है, साल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। ये अपने पास में गणित का सूत्र होता है। यदि हमें किसी गाड़ी की साल पता करनी है तो दूरी में किसका भाग दे दो, समय का भाग दे दो। अब अपने पास में क्या, अपने पास दूरी तो है, साल हमने मान लिए, ज्ञात क्या करना है, समय हमें ज्ञात करना है। यानी अपने पास में साल तो हमने माना है, दूरी हमें दे रखी है, समय ज्ञात करना है। यदि मुझे यहाँ से समय का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो समय है वो इधर भेजूंगा, साल को इधर, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, दूरी बटा साल, दूरी बटा साल। हमें ये सूत्र काम लेना है, कौन सा, समय बराबर दूरी बटा साल, हमें यही तो ज्ञात करना है। तो इस बाकी वाले को मैं मिटा देता हूं, अपने को सिर्फ एक ही सूत्र लेना है, समय बराबर दूरी बटा साल। तो यहां से अपना सूत्र लिख देता हूं, समय बराबर दूरी बटा साल, और दूरी हमें दी गई है, दूरी अपने पास में कितनी है, दूरी है वो है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अपने पास में समय आ जाएगा, ये बता रहा है समय बराबर दूरी कितनी है, 480 बटा साल है वो x किलोमीटर। ये तो अपने पास में ये समीकरण बन जाएगा पहला। अब दूसरे में वो क्या बता रहा है, पहली लाइन को हमने बदला है, केवल यहां से यहां तक की लाइन लिखी है, यानी एक रेलगाड़ी वो 480 किलोमीटर की समान साल से चल रही है। तो हमने निकाल लिया कि उसको समय लेती है, वो समय बराबर मान लिया 480 बटा x। अब क्या कर रहे हैं, यदि उसके साल में हम क्या कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं, उसको 8 किलोमीटर साल हमने कम कर दी, तो उसमें दूरी में वो उस तय की, उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक ले रही है, 3 घंटे अधिक ले रही है। यदि रेलगाड़ी की साल में 8 घंटे कम करने में, 8 घंटे कम कर रहे हैं, कम करने में पहले कितनी साल थी, x, तो
8 माइनस हो गई, तो x माइनस 8 अपने पास बढ़ गया। यानी यदि रेलगाड़ी की साल में यदि हम 8 घंटे कम कर रहे हैं तो उसमें 8 घंटे नहीं 8 किलोमीटर पर घंटे, साल ही तो कम किए ना, पर आवर्स कम करने पर x माइनस 8 हो जाएगा। फिर आगे बता रहा है उसकी तय की गई दूरी में कितने घंटे अधिक ले रही है, वो 3 घंटे अधिक ले रही है। तो 3 घंटे क्या करेगी वो अधिक लेती है, अधिक लेती है, 3 घंटे वो अधिक ले रही है। तो समय बराबर हो जाएगा अपने पास में, दूरी तो वही रहेगी 480, लेकिन साल क्या हो जाएगी 8x माइनस 8, ये चेंज हो जाएगा। अब वो समय अधिक ले रही है। अब हमारा जो समीकरण बढ़ेगा वो बढ़ेगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले क्या की थी, पहले वाली दूरी, पहले वाली में क्या था हमारे पास, समय बराबर 480 बटा x था। अब वाले समय में क्या है 425 बटा x माइनस 8, तो वो 3 घंटे अधिक ले रही है। यदि इस साल से चलती है तो वो 3 घंटे क्या करेगी अधिक ले रही है, तो इसमें से इसमें को घटा दूंगा। कहने का मतलब अपने पास बन जाएगा 880 से 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 बराबर 3 घंटे अधिक। इस समीकरण को समझो, पहले इस समय से चल रही थी x साल से, दूरी वही है। फिर हमने साल में क्या कर दिया, परिवर्तन किया, साल में हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, दूरी वही है। जब क्या करते, जब कम करते अधिक में से कम वाले पद को घटाया तो वो 3 घंटे क्या अधिक ले रहे, अधिक ले रहे बराबर आ जाए 3 घंटे, समय की बात हो रही है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे सोल्व कर दो, तो मैं इन दोनों का लघुत्तम ले लेता हूँ। तो एक का आ जाएगा x और एक का आ जाएगा x माइनस 8, दोनों का x में इसका भाग दिया तो ये पद बच गया, तो ये हो जाएगा 880 गुणा x माइनस 8, और दूसरे वाला पद बढ़ जाएगा 880 गुणा x, क्योंकि इसका तो उसका पूरा भाग चला जाएगा, और बराबर में ओब्लिक में अपने पास में 3 आ जाएगा। तो समीकरण देखो, ये हो जाएगा 880 x सीधा का सीधा, और ये 880 वो किससे गुणा होंगे, 8 से गुणा होंगे, तो 0 से गुणा होगा तो माइनस के, 0 से यदि 8 गुणा होंगे तो 0, फिर 8 8 64, 4 हासिल लगे 6, फिर 8 चौक 32, 32 चौक 37, कितने आ गए 3740, किसका मान, इस 8 से इसको गुणा किया, माइनस के 848 x, और बराबर में उस तरफ अपने पास में बराबर में 3 पहले थे, ये उधर जाके गुणा हो जाएंगे तो अपने पास बन जाएंगे 3x कोष्टक x माइनस 8, ये 800 और ये 880 प्लस के ये माइनस के कैंसिल आउट, तो अपने पास में इस तरफ क्या बचा माइनस के 3740 बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 8 चौक 24, ये हो जाएगा 24x। अब मैं उन 3700 को उधर भेज देता हूँ क्योंकि इस तरफ 0 ले आना है, तो अपने पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3740 बराबर 0। ये अपने पास में क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण। यदि मैं इस द्विघात समीकरण को यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से इसमें 3 का भाग 8x बन जाएगा, और इससे 3 कॉमन आ रहे हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें भी कुछ संख्याओं का भाग चला जाएगा, तो जिससे 3 उधर चला जाएगा 0 के अंदर। इस समीकरण को लोगे तो भी आपको साल निकल जाएगी x की, यदि इसके गुणनखंड करोगे तो निकल जाएगा। और गुणनखंड आपको खुद करना, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में केवल गणितीय रूप में बदलना है, न कि उसको मूल निकालने हैं, क्योंकि अभी तक हमने मूल निकालने के बारे में अध्ययन नहीं किया है। जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमने सिर्फ सॉल्व किया था क्योंकि वो आसान थे, इसको हम आगे करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ तक हो जाएगा। हमें जो क्वेश्चन दे था उसमें केवल समीकरण द्विघात समीकरण का ही निर्माण करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब इस द्विघात समीकरण के निर्माण के बाद में हमें चलना है अगली प्रश्नावली पे 4.2 की ओर। तो इसको हमने पूरी तरह से समझ लिया है, अब चलते हैं 4.2। अब शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 से पहले अब तक हमने द्विघात में क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने द्विघात में सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, उसकी पता करना, जांच करना। तो जांच कैसे करते थे, x के अधिकतम घात क्या थी,
2 होने चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण है। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या किया था, कथन के रूप में दे रखा होता था, उसको द्विघात समीकरण बनाना था, यानी समीकरण निर्माण करना था। हमें कथन के रूप में क्वेश्चन दे रखा था, वाक्य दे रखा होता था, और उसका हम क्या करते थे, द्विघात समीकरण के रूप में निर्माण करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब इनसे दूर हटके नया काम करना, क्या, द्विघात समीकरण जो संख्या चर संख्या है, x है y जो भी है, उसका मान ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, यानी इस बार द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है, हमें तो केवल x का मान ज्ञात करना है। क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी 4.2 के अंदर केवल मूल ज्ञात करना है। अब वो उसने विधि का नाम और दे रखा है, हम x और y के मान है वो कैसे ज्ञात करते थे, x और y के मान गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते थे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कर सकते हो, और द्विघात सूत्र शिराधारीय सूत्र के द्वारा भी हम इसका x और y के मान ज्ञात कर सकते थे। लेकिन हमें क्या करना है, केवल उसने विधि का नाम दिया है, कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। और इस विधि के बारे में हमने जिक्र था, वो बहुपद में भी थोड़ा बहुत किया था। क्या करते थे, द्विघात समीकरण होता है वो हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यदि वो द्विघात समीकरण है तो वो इस रूप में होगा। यदि वो द्विघात समीकरण थोड़ा सा रूप चेंज है, मान लो ax² प्लस c प्लस bx के रूप में दे रखा है, तो उसको चेंज करना है किसमें, इसी रूप में। आपको जो भी समीकरण दे रखा है उसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलना है, फिर ही आप गुणनखंड करना है इस रूप में। जैसे c पहले दे रखा है और bx बाद में, तो उसको पहले चेंज करोगे किसमें, पहले bx को लाना है फिर c को लाना, इस रूप में चेंज करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि। फिर गुणनखंड विधि में क्या करना है, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो ये प्रथम होता है ax² को किससे गुणा करोगे, c से, यानी ax² जो भी मान है उसको हमें गुणा करना है c से, जो भी उत्तर आएगा क्या आएगा, ax² c, जो भी मान गुणा करने बाद आएगा। फिर इस cx जो मान आ रहा है उसके b के टुकड़े करने, किसके, bx के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या है, ax² c आना चाहिए, और घटाने पर क्या आ जाए, bx आना चाहिए। कहने का मतलब जैसे अब देखो यहाँ पर ax² का मान कितना है, x², a का मान 1 है और c का मान -10 है, यानी मैं x² को किससे गुणा करूंगा, -10 से, तो कितना हो जाएगा, -10x²। अब मुझे b के टुकड़े, b का मान कितना है, -3, अब -3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो -10 आए, लेकिन घटाने पर कितने आ जाए, -3x। तो क्या संख्या होगी, आपको ऐसे दो संख्या सोचनी है, क्या हो जाएगी सर, -5 प्लस के 2x। यदि मैं इनको घटाऊंगा तो -5 में से 2 प्लस के गए तो -3x बच जाएंगे। यदि मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, एक प्लस की एक माइनस की, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 दूने 10, x गुणा होके x², ये बड़ा। तो ऐसे टुकड़े करने हमें किसके, ax² को c से गुणा करना है, ax² को c से गुणा करना है, और bx के टुकड़े करने हैं दो भागों में, और टुकड़े ऐसे करने हैं गुणा करने पर तो ax² c के बराबर आना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर क्या आना चाहिए, bx के बराबर आना चाहिए। हमें यही दिमाग लगाना है। इसको गुणनखंड विधि से, इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। हर कोई प्रश्न को हम गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में जो आसान संख्या होती है उनको गुणनखंड से करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा गुणा करना, घटाना, ये थोड़ा दिमाग का काम है, द्विघात सूत्र में आसानी से हो जाता है। अब हल हम कर लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस -10 बराबर 0। सबसे पहले हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ये नाम लिख देना, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, विधि द्वारा हल करने पर तो अपने पास समीकरण है वो है x² माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब इसको किस में टुकड़े करने, bx के, तो मैंने अभी टुकड़े बताए थे, -5x हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा, -10 तो वही रहेगा, और बाकी वाला वही घबराया करना है, चेंज सिर्फ b को ही करना, हमने b को किया, बाकी वैसे -10 है, x² की जगह x²। अब इससे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है दोनों से। कॉमन का मतलब उसका हम भाग दे रहे हैं, x का भाग x² में देंगे, पीछे x बच गया, 5x में दिया तो केवल x से x कट गया, 5 बच गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, वो भी प्लस की, तो 2x में 2 का भाग गया, x पीछे बच गया,
10 में 2 का भाग गया 5, तो 5 बच गया बराबर में 0। अब इन दोनों पद को देखो, यहाँ से कॉमन फिर आ रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये 5 माइनस एक्स फिर कॉमन आ रहा है, तो अपने पास एक तो बन जाएगा 5 प्लस 2, दूसरा बन जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 5, एक बन जाएगा एक्स प्लस 2, दूसरा बन जाएगा एक्स माइनस 5 और बराबर में 0 है। अब दोनों को बराबर 0 रख दो, एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0 रखा, तो अपने पास में x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2, और दूसरी बार हम x माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 5, यानी हमारे पास में x के मान कितने आए हैं, 2 मान आए हैं। कितने मान आए हैं, 2 मान, तो दोनों के दोनों मान हमने लिख दिए। एक आया है वो x का मान अपने पास में माइनस के 2 आया है, और दूसरा आया है वो x का मान प्लस के 5 आया है, यानी हमें गुणनखंड विधि से x के मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। अधिकतम इसमें द्विघात समीकरण है, द्विघात में अधिकतम घात 2 होती है, तो हमें x के मान 2 ही प्राप्त होंगे, ये बात पक्का समझ लो। 3 या 4 मान कभी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात होती है उतने ही मान हमें क्या प्राप्त होते हैं, x के मान प्राप्त होते हैं। अब आइए चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट में। इसका दूसरा पॉइंट है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0, इसको भी सोल्व करना है। ax² को c से गुणा करना है, ax² का मान है 2x², c का मान -6, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस के 12x²। अब अपने पास में जो समीकरण बना है वो 12x, ऐसी दो संख्याओं को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, दोनों को गुणा करने पर तो माइनस के 12x आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का x1 बचना चाहिए। तो क्या संख्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी अपने दिमाग में सोचो, ऐसे कौन सी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो माइनस के 12x² आए, घटाने पर केवल क्या बचता, 1x बचता है। गुणनखंड विधि से हल करने पर, ये लाइन जरूर लिखें, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर लिख देते हैं, हल करने पर गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि होती है वो हमें b के टुकड़े करने होते हैं और a और c को गुणा करना होते हैं। तो मैंने कर लिया, कौन सी दो संख्या है, 3 और 4, 4 और 3 लिख दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। केवल मैंने x के टुकड़े किए, कौन से देखो, 4 को 3 से गुणा किया 12, माइनस का 1 प्लस का तो माइनस के 12, x गुणा होकर 12x² हो गया, और ये 4x में से 3x तो पीछे क्या बचा, केवल x ही बचा, तो टुकड़े हुए ही नहीं हुए। अब इनको देखो आगे सोल्व करो, यहाँ से देखो x भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहे हैं, 2 इसमें भी जा रहा है 2 इसमें, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x, प्लस की जगह प्लस, 4x के अंदर 2x का भाग दिया तो केवल कितने पीछे बच गए, 2x, केवल 2 ही बचेंगे, क्योंकि x से x तो कट गया, केवल 2 पीछे बच गए। यहाँ से मैं क्या ले लूँ, केवल क्या कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन आएंगे, 3 का भाग, माइनस के 3 लेने कॉमन तो प्लस में बदल जाएंगे, तो माइनस के 3x के अंदर माइनस के 3 का भाग दिया तो क्या बच गया, केवल प्लस का x बचा, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गए, केवल x बच गया। माइनस का 3 का भाग माइनस 6 में दिया तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, और 3 का भाग गया 6 में 2 बार, बराबर 0 की जगह 0। इधर देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से फिर क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन फिर आ गया, बराबर में ऑब्लिक में 0 है, 0 ही रहने दो। अब इनको दोनों को 0 के बराबर, पहले को मैं रखूंगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3, उधर गए तो प्लस के हो गए, अपने पास इधर क्या रह गया, x बराबर 3/2, 3/2, 3/2, x का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, x का मान 3/2। दूसरा देखो x प्लस 2 बराबर 0, दूसरा क्या हो जाएगा, x2 उधर गए तो माइनस के हो गए तो माइनस के 2, दूसरा x बराबर कितना मान आ रहा है, माइनस के 2 आ रहे हैं, यानी एक अपने पास x का मान है वो 3/2 आ रहा है, दूसरा है वो x का मान है वो माइनस के 2 आ रहा है। मैंने कहा था इस द्विघात समीकरण में अधिकतम x के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे, हर समीकरण में, हर द्विघात समीकरण में x के अपने पास में 2 मान प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। अब आइए चलते हैं इसके तीसरे और चौथे और पांचवें पॉइंट में। तीसरा पॉइंट थोड़ा मजेदार पॉइंट है, वैसे घुमा कर दिया है क्योंकि अंडररूट वाला है, तो इसको थोड़ा सा समझना आसान है, क्योंकि इसमें ax को जब गुणा करोगे तो वो चीज समझने वाली है। इसमें जो ax² को c से गुणा करोगे ना, तो वो थोड़ा सा आपको अंडररूट में है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वो अपने पास क्या है कि अंडररूट 2x² प्लस
7x प्लस 5√2 बराबर 0, ये अपने पास में है। अब इसमें क्या है कि अंडरूट दे रखा है, तो ये थोड़ी सी गुणा और जोड़ने प्लस करने में अंडरूट वाले में समस्या आती है। तो अंडरूट वाले में से डरने की बात नहीं, गुणा करना है तो अंडरूट की संख्या अंडरूट में से गुणा हो जाएगी। 2 है तो 2 अंडरूट 2 से गुणा हो जाएगा। 3 अंडरूट 2 से करना तो 3 को 2 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर इस लाइन लिखना जरूरी बात है, क्योंकि कम से कम उसको ये पता तो चले कि हमने जो काम किया है वो किस विधि द्वारा किया है। इससे क्या है, जो कॉपी चेक करता है अपनी, उसको आसानी हो जाती है, सरलता हो जाती है कि भाई हम किस विधि द्वारा हल कर रहे हैं। पढ़ने वाले को भी मजा आता है कि इसने हर बात को, हर पॉइंट को लिखा है, उसको भी दिमाग लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। अब देखो इसमें ax² को हमें किससे गुणा करना है, c से। ax² का मान कितना है, मैं ये समझा देता हूँ थोड़ा। √2x², उसको गुणा करना है c से। c का मान क्या है, 5√2। तो अब ये मत कर देना कि इस √2 को 5 से नहीं, ये √2 है, ये √2 से ही गुणा होंगे, बाकी वाला वैसा ही रहेगा। कौन सा, 5x² तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये √2 है, ये √2 के अंदर 2 से गुणा होंगे, ये √2 दोनों पे आ जाएगा, 2 से 2 गुणा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 5x², 2 से 2 गुणा होकर √2 कितने बन जाएंगे, 4। अब देखो ये 4 किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, आपको पता है कि अंडरूट में से संख्या वही बार आती है जो किसी न किसी का क्या होता है, वर्ग होती है। तो ये तो 2 का वर्ग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बार, 5x², और ये गुणा हो रहा है तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 5 किससे गुणा हो जाएंगे, 2 से, तो हो जाएगा 5 दूनी 10x²। तो अपन को ऐसी संख्या सोचनी है, कौन सी संख्या सोचनी है, जिनको गुणा करने पर कितना है, 10x² आए, वो भी प्लस की, क्योंकि ये दोनों प्लस की है, और घटाने पर कितने आने चाहिए, 7x आने चाहिए। कितने, 7x। घटाने या जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ दिए 10 और 7 हो जाएंगे, और गुणा किए 10 हो जाएंगे। आसान है ना। तो अब इसके टुकड़े ऐसे गुणा करने, अंडरूट वाले संख्याओं को अंदर से अंदर। इसमें यही बात मेन पॉइंट थी, अंडरूट वाले गुणा करने आपको सिखाने पड़ते हैं। अभी देखो इसको लिखो, 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। मुझे 7x के टुकड़े करने हैं, √2x², इसके हो जाएंगे 5x और 2x। अब देखो ये दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि इस पूरे समीकरण में आपको माइनस का नजर ही नहीं आएगा, माइनस है ही नहीं। जब माइनस ही नहीं है तो यहाँ पर हमें गुणा करने में कोई माइनस लेना ही नहीं। ये 5x 2x 7x सीधे हो रहे हैं, इनको गुणा करेंगे तो सीधे 10x² आ रहा है। तो हमें यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से कॉमन कुछ क्या आएगा, यहाँ से कॉमन केवल से केवल इस पहले वाले से x आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि √2 के अंदर 5 का भाग जाएगा नहीं, और 2 √2 कॉमन हो तो 5 में √2 का भाग जाएगा। तो केवल यहाँ पहले पद से अपने पास में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2, और x² में x का भाग दिया, एक x कट गया तो एक x पीछे बचा, प्लस 5x, 5x में से x का भाग गया तो x से x कटा तो 5 बच गए। यहाँ देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक कॉमन आ रहा है। मैंने ये बात चीज बताई थी, हर किसी के बट्टे में एक होता है, हर किसी में एक का भाग जाता है, और हर किसी में गुणा में एक होती है। तो यहाँ चीज आपको कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक तो पक्का ही आ रहा है। तो मैंने यहाँ से कितना कॉमन लिया, एक कॉमन है, तो यहाँ पर 2x में एक का भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसमें मैंने यहाँ से √2 कॉमन आ रहे हैं ना, यहाँ पर 5√2 है क्या, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ चीज तो कुछ गड़बड़ हो रही है। 7x और 2x, 5√2 बन रहा है रूप, तो इससे क्या कॉमन आने वाला है, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। यहाँ दोनों समान समीकरण तो बन नहीं रहे हैं, तो इसको क्या रूप लिखेंगे, ये तो 5√2 आ रहा है, तो यहाँ से समान कुछ आया नहीं, इस √2 में किसका भाग देना पड़ेगा, नहीं तो ये समान तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि ये रूप और ये रूप तो बराबर नहीं बन रहा है। यदि मैं √2 से इसको गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, इस पूरे बहुपद को यदि मैं √2 से क्या करूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास में, √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या बनेगा। यहाँ पर गुणा नहीं करना, हमें थोड़ा सा समझो वापस इस लाइन पे। ये जो 2x है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा 2 कितना होता है, 2 गुणा 2
4 √4, और √4 किसका होता है? 2 का ही तो वर्ग होता है, 2 बाहर आ रहा है, तो इसको लिखना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास में कुछ कॉमन संख्या आएगी ना। तो इसको थोड़ा कॉमन यहाँ चेंज करो, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करना है, यही बात है कॉमन वाली। मैंने इस बात को पहले गौर नहीं किया, अब थोड़ा सा देखो इसको, 2x² + 5x, मैंने इस 2x को क्या लिखा है, 2 गुणा 2 x, मैंने इसी रूप में बदला है। ये 2 से गुणा होगा 4 जाएगा, 4 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो वापस 4 का वर्ग 2x आ गया, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5√2 बराबर 0। अब थोड़ा सा कॉमन मारने दो, अब इस पहले में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, √2x, और यहाँ कितने बच गए, 5, केवल 5 ही बचे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, अब √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा पीछे, √2, एक बाहर आ गया, तो पीछे तो क्या बचा, √2x, और यहाँ से √2 बाहर आ गया, तो पीछे क्या बच गया, 5 बराबर 0। अब देखो दोनों में रूप वही बन रहा है ना, ऐसे थोड़ा चेंज करना था, इस 2x को थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि कॉमन लेने के लिए हमें तो कुछ संख्या चाहिए, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। एक बन जाएगा x + √2, और दूसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा √2x + 5 बराबर के रूप में, ऑब्लिक चल रहा है, 0 को 0 ही रहने दो, तो एक बन जाएगा x + √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2√, ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -2√, और दूसरा आ जाएगा √2x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा √2x बराबर -5, और x बराबर आ जाएगा -5/√2, ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो एक x का मान आएगा वो -√2 आएगा, दूसरा x का मान आएगा वो -5/√2, ये मान अपने पास में x के दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा समझने जैसे लाएंगे, क्योंकि हमें कॉमन लेने के लिए इसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इस चीज को मैंने कल गौर मतलब नहीं किया, फिर मुझे याद आया जब कॉमन लिया तब। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। 4 में हमें क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट बहुत ही मजेदार है, चौथा और पांचवा जो बचे, इसको एक बार हमें खुद अभ्यास करना है, जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये आसानी से सोल्व नहीं होंगे। गुणनखंड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुणनखंड हमारे बहुपद में भी काम आते हैं, और द्विघात समीकरण में भी काम आते हैं, और आगे भी कुछ संख्याएं ऐसी होगी जहां पर गुणनखंड फिर काम आ जाएंगे, फिर गुणनखंड का हमें जरूरत पड़ेगी आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो प्रश्नावली में फिर भी इस गुणनखंड का वहां पर भी महत्व है, तो गुणनखंड को जरूर सीखते रहिए। इसको भी किससे गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करो पहले। ये देखो 1/8 दे रखा है, 1/8, 2x² - x + 1 + 1/8 दे रखा है, तो ये बट्टे वाले भिन्न है, तो इस भिन्न को थोड़ा चेंज करो, और भिन्न को चेंज करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी, लघुत्तम ले लिया करो, तो इस समीकरण पूरे क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 लघुत्तम आ गया, तो 8 इसके बट्टे में 1 1, सबके बट्टे में मान लो 1 1, तो 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 2x² से गुणा किए तो हो गया 16x², माइनस की जगह माइनस, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 8x से गुणा किया तो 8x, प्लस का 1 और बराबर में 0। अब ये 8 किससे गुणा हो जाएगा, इधर भाग वाले उधर गुणा में चली जाएगी, तो अपने पास समीकरण बन जाएगा 16x² - 8x + 1 बराबर 0, क्योंकि ये 8 है वो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, हमारे पास में द्विघात समीकरण ये बनेगी। तो इसको किससे हल करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर गुणनखंड विधि, इसके टुकड़े करने हैं, किसके टुकड़े करने हैं, -8x के क्या करने, टुकड़े करने, bx के टुकड़े करने, bx का मान कितना है -8x, ऐसे टुकड़े करने, गुणा करने पर कितने आ जाए 16 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए -8, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 4 4 हो जाएंगे, 4 4 4 गुणा 4 16, और जोड़ने पर 4 4। अब देखो ये -8 है, तो दोनों एक जो 4 है वो दोनों माइनस के ले लो, गुणा करके सीधे गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 16 चाहिए बराबर 0, तो इसके टुकड़ा पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले में x भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 16 में 4 का भाग गया 4 बार, x में x का भाग, x² में x का भाग, x बच गया पीछे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 1 ही बचेगा,
और वो भी पॉजिटिव, हाँ ठीक है पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव है ना, नहीं नेगेटिव का है, माइनस कर दो। और यहाँ से माइनस का कितना लो, 1 बाहर ले लो, तो 4x, ये जो माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब अपने पास एक पद क्या बना, एक पद बनेगा x माइनस 1 और दूसरा भी क्या बन रहा है, नहीं 4x माइनस 1, दूसरा भी बन रहा है 4x माइनस 1 बराबर दोनों के 0 है। अब आगे समान हल कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का उधर गया तो प्लस और बट्टे में 4, तो x का मान माइनस प्लस का 1/4, दूसरा क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का मान उधर गया तो प्लस का और बट्टे में 4, तो ये भी मान, इसमें देखो मूल दोनों समान आए हैं, x का मान समान है। अब हम जब आगे पढ़ेंगे, जब मूलों की प्राकृतिक जांच करेंगे तब हमें ऐसा एक सूत्र मिलेगा, ऐसे एक 3 अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंटों से हमें पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे, सीधा ही पता लगा लेंगे समीकरण को देखते ही कि इसके मूल दोनों समान आएंगे या भिन्न भिन्न आएंगे। ये पता कब पता चलेगा, जब हम आगे इस प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बाद में, कि मूलों की प्रकृति के बारे में बताइए, तब हम समीकरण को देखते ही पता लगा लेंगे, उसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac से पता लगाएंगे। तो ऐसे भी आगे पढ़ेंगे तब सूत्र आएंगे। अभी तो हमारे पास में x के मान है वो 2 समान आ रहे हैं, तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हमें कुछ और भी नई चीज सीखने मिल रही है। अब पॉइंट चौथा अपना कंप्लीट हो गया है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 तो खुद करें ऐसा पॉइंट है, बहुत आसान सा पॉइंट है, कोई हार्ड नहीं है और आपको करने का ही है, ऐसा ही पॉइंट है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर प्रश्न को बताने का मेरा फर्ज है, क्यों नहीं किसी को समझ में आता है, किसी को सरल भी हार्ड लगता है। गणित का नियम है कि गणित में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हार्ड होते हुए भी हमें सरल लगती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो सरल होते हुए भी हमें हार्ड लगती है। और बीजगणित तो एक खुद में ही क्या है, हार्ड है। बीजगणित तो ऐसी है कि थोड़ी सी खुद में ही अपने में हार्ड है। अब 5 बराबर 5 का पॉइंट क्या है, 100x² माइनस 10x है, नहीं 20x है, माइनस कितनी 20x है और प्लस का 1 है और बराबर में ऑब्लिक में 0 है। अपने पास में ये है 5वां पॉइंट। तो 5वें पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसको सीधा ही गुणनखंड विधि से करना है, तो लिख लो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें ASC को 100x² को 1 से गुणा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100x² और माइनस 20 के ऐसे टुकड़े करने, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, लेकिन घटाने या जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 20x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 100 के 10 गुणा 10 100 होते हैं, तो दोनों ही माइनस के ले लो, तो 100x² माइनस 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। हमें इस रूप में ले लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा 100x², यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 10x आ रहा है कॉमन, 10x, 100 में 10 का भाग, x भी कॉमन आ रहा है तो x लिख लेते हैं, 100 में 10 का भाग गया 10 बार, x² में x का भाग x बार, माइनस का इसमें तो केवल 1 बचा, और यहाँ से आप ले लेते हैं माइनस का 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 10 माइनस x, दोनों ही पद समान ही बढ़ रहे हैं, 10 माइनस x 10 माइनस x 10 माइनस x बराबर 0, नहीं 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10, और दूसरे में क्या आ रहा है, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ये अपने पास में x के मान है वो एक आ रहा है 1/10 और दूसरा भी आ रहा है 1/10, दोनों के अंदर है वो अपन के मूल समान आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहे हैं, मूल है वो समान आ रहे हैं, दोनों में मूल वही है, कोई चेंजेबल मूल नहीं है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हमने पूरा कर लिया है। गुणनखंड विधि थी, गुणनखंड विधि के हमने 5 पॉइंट कर लिए, बहुत ही आसान तरीके से समझदार। अब क्या है, थोड़े से
2 पॉइंट्स और है गुणनखंड विधि से, फिर हमने गुणनखंड विधि को पूरा कर लिया। ऐसे गुणनखंड विधि और आएगी। इसके जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट्स हैं वो सारे गुणनखंड विधि से करने, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा समझाने के लिए 2 उदाहरण है वो थोड़े से समझा लेते हैं, क्योंकि उन उदाहरणों को भी तो थोड़ा समझना जरूरी है, साथ साथ में उदाहरण भी करने जरूरी है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में किताब के प्रश्न से ज्यादा संभावना होती है वो उस किताब के उदाहरणों की होती है। उदाहरण होते हैं वो अधिक पूछा जाता है। तो अपना जो 4.2 का जो उदाहरण नंबर तीसरा है वो अपना 4.2 का ये है, उदाहरण संख्या 3। उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 3 में हमें क्या पूछा गया? उदाहरण संख्या 3 के अंदर है वो गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। विधि द्वारा समीकरण, हमें समीकरण दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है जो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को इसको क्या करना? हल करना है। क्या करना है? हल। किस विधि द्वारा करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। नाम दे रखा है सीधे। यदि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के अंदर यदि आपको सीधा लाइन दे रखी होती है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करो, तो हमें गुणनखंड विधि का उपयोग करना। और यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई विधि का जिक्र नहीं होता है तो हमें विधि का, जो विधि आपको आसान लगे, जो सरल लगे, उस विधि से करना। और जहां तक वो छोटे छोटे यदि मान हो, यदि गुणा भाग होते हैं वो छोटे छोटे संख्या है तो आप गुणनखंड विधि का यूज कीजिए, और यदि बड़ी संख्या है तो उसके लिए आपको द्विघात सूत्र का ही करना पड़ेगा या फिर पूर्ण वितरण विधि के द्वारा करना पड़ेगा, जो आपको नाम दे रखा उससे। अब इसको क्या करना? गुणनखंड विधि द्वारा हल करने को। तो अब इसको लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण अपने पास में क्या है? 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। बहुत सरल सा है। हमें ax² को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। c का मान 3 है तो ये हो जाएगा 6x², और 5 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर तो क्या है, जोड़ने पर तो अपने पास में आना चाहिए 6x, और घटाने पर नहीं 5x, माइनस के 5x और घटाने पर आना चाहिए 6x। ऐसी दो संख्याओं को आपको सोचनी है। फिर वो गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर तो 5 आने चाहिए। तो क्या हो जाएगी? मैं मान लो दोनों ही माइनस की 6x² में, तो इसमें आ जाएगा अपने पास में एक तो आ जाएगा 3x, वो भी माइनस का, दोनों ही माइनस के, माइनस के 5 है, और दूसरा x भी, वो भी किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है पहले वाले से। क्या कॉमन आएगा? ये देखो 3x माइनस के और 2x दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 5x, और गुणा होंगे तो प्लस 6x² बचेंगे। अब यहाँ से कॉमन केवल 2 आ रहे हैं, नहीं x आ रहा है, तो यहाँ तो 2x बचेगा, यहाँ से x कॉमन गया तो पीछे 3 बच गया। यहाँ से केवल माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। और अब एक बच जाएगा x माइनस 1 पद, और दूसरा आ रहा है 2x माइनस 3 बराबर 0, जो कि अपना बन जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, माइनस का मान उधर गया तो प्लस का, एक x का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 1, और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस के 3, उधर गए तो प्लस के, और x बराबर हो जाएगा 3/2। x का मान कितना आ रहा है? एक अपने पास में आ जाएगा 3। ये अपने पास में x के दो मान आ गए, एक x का मान 1 आया है और एक x का मान 3/2 आया है। अपने पास में 2x के मान प्राप्त हो गए हैं। उदाहरण नंबर 3 में केवल हमें क्या करना था? गुणनखंड विधि द्वारा हल ही करना था, बाकी उसमें कुछ भी नहीं पूछा गया था, कोई नया पॉइंट नहीं जोड़ना है। और अब हम इसका इसी प्रकार का एक चौथा सा उदाहरण है, वो इसी प्रकार का, आज वाला जो क्वेश्चन किए उसी प्रकार का है कि द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या दिया हुआ है? द्विघात। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि हमें द्विघात समीकरण दे रखा है एक, उसको भी क्या करना? हल करना है। उसको भी हल करना है। तो समीकरण क्या है? समीकरण अपने पास में 6x² माइनस x माइनस के 2 बराबर ओब्लिक में 0 है। ये अपने पास में उदाहरण है। इसको भी किस विधि द्वारा हल करना है? गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो इसको भी कर लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा हल करने पर, हल करने पर इसको भी किससे हल करना है? गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो अपने पास क्या बन जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0। अब हम एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, माइनस के 2 से, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। अब एक्स के ऐसे टुकड़े करने गुना करने पर तो क्या आ जाए 12 एक्स आ जाए, और घटाने पर क्या आना चाहिए एक्स बचना चाहिए माइनस का। तो अपने ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस के 3 एक्स माइनस के 2 बराबर 0। 4 को 3 से गुणा किया 12, और माइनस के 12 एक माइनस है प्लस के, तो 12 माइनस का हो जाएंगे, और एक्स माइनस का आ रहा है तो 4 माइनस के लिए अधिक संख्या है, प्लस के 3 जाएंगे, 4 में से माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 2x, तो यहाँ कितने बचेंगे 3x, और यहाँ क्या बचेगा केवल 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, वो भी प्लस का लेना है क्योंकि ये भी प्लस का ही है, तो यहाँ से ले लो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दो अपने पास में क्या बना है 2x प्लस एक 1 बढ़ गया पद, दूसरा बढ़ गया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो एक बन जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 1 उधर गया तो माइनस का अपॉन 2, एक x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के 2 हो जाएंगे उधर गए तो x बराबर आ जाएगा 2/3, वो भी किसके प्लस के। तो x के अपन को कितने मान प्राप्त हो गए हैं, x के हमें 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो माइनस का 1/2, दूसरा है प्लस का 2/3। यानी अपने पास में जितने भी क्वेश्चन आज जो सीधे द्विघात समीकरण दे रखे थे और उनको हल करना था किससे गुणनखंड द्वारा, वो हमने आज सारे कर लिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और जो दो उदाहरण थे वो हो गए हैं, और इसके जो अगले पॉइंट्स है कहने का मतलब जो बाकी क्वेश्चन बच्चा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें क्या करना हमें उदाहरणों को हल करना। कौन से उदाहरण, उदाहरण नंबर दूसरे के दोनों पॉइंट जिसमें एक जोन और जयवंती था और दूसरा था एक कुटीर उद्योग वाले, तो वो आज सॉल्व करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो उदाहरण से संबंधित है। उनमें क्या करना, उनके एक्स के जो मूल ज्ञात करने हैं वो भी गुणनखंड द्वारा, और क्वेश्चन नंबर 3 के 4-5 पॉइंट है वो भी हल करेंगे। जब तक आप जो ये पॉइंट्स है इनको गुणनखंड करना सीखोगे नहीं तब तक वो आगे वाले थोड़े से हार्ड लगेंगे, तो पहले इनको गुणनखंड करना अभ्यास करता रहना, अभ्यास करोगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच सर।